इसकी जरूरत इसलिए है ताकि वो और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे सके, कि भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हमको भी पता होना चाहिए कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, क्या कोर्ट ने कहा, क्या एडवोकेट ने कहा, क्या विटनेसेस ने कहा, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, टू ब्रिंग मोर अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द जनरल पब्लिक, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारे जो भी ये प्रोसीडिंग्स होती है वो लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। अब इसके लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। कंडीशंस क्या रखी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो सब लोग देख सकते हैं, सबके बारे में सब चीजें पता होंगी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं चाहते, हमें दूसरों की जो विक्टिम्स हैं या जो अक्यूज्ड हैं उनकी प्रिवेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कोर्ट ने ये बोला कि हाँ लाइव स्ट्रीमिंग होगी, लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है या कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जो किसी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है, या जहाँ पे पॉक्सो जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड है, या फिर जो जुवेनाइल से रिलेटेड है, अगर इस तरीके का कोई भी केस है तो वो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। प्लस किसी केस के दौरान अगर कोई विटनेस आता है या एक्यूज के कोई रिलेटिव्स आते हैं, उनका नाम बोला जा रहा है, तो ये सब चीजें उस समय लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उनकी प्रिवेसी की कंसर्न है कि भाई जो विटनेस है जो आके सिर्फ गवाही दे रहा है वो क्यों अपनी बात बोले, उसके बारे में क्यों दूसरों को पता चले, उसके बारे में क्यों बाकी जगह या बाकी पूरी कंट्री को पता चले कि अच्छा ये विटनेस आया था, क्योंकि इट विल बी थ्रेट फॉर हिम आल्सो, और उसकी भी प्रिवेसी की दखल अंदाजी होगी। तो इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं। ये किसने बनाए हैं? ये एक कमिटी ने बनाए हैं जो कि विच इज कंप्राइज्ड ऑफ जजेस फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ सबकी कमिटी बनी और इन सब ने लाइव स्ट्रीमिंग के रूल्स बनाए। इसी रूल्स में उन्होंने कहा कि 5 कैमरेज होने चाहिए, हर कैमरा जज की तरफ भी होना चाहिए कि जज क्या बोल रहा है, दोनों एडवोकेट्स की तरफ होना चाहिए कि एडवोकेट्स क्या बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ उन्होंने रूल्स बनाए, लॉज बनाए। रीजन क्या था इसके पीछे लॉज बनाने का? रीजन सिर्फ इतना था कि पता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि क्या रीजन था, किस वजह से उन्होंने ये लॉज क्यों। हम अगर लेमैन है या आप लोग भी हो, ठीक है, तो आप लोग सिर्फ केस का जजमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हो कि अच्छा इस केस में ये कहा गया। क्या हम पूरा केस पढ़ते हैं कि क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया, एडवोकेट ने क्या कहा? नहीं पढ़ते, पढ़ ही नहीं सकते। इतना 300 300 400 400 पन्नों के आपके जजमेंट्स होते हैं पूरे, हर जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स की बात अलग है। तो उन्होंने क्या बोला कि देयर विल बी लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल, ना ही सिर्फ प्रोसीडिंग्स के लिए, ना ही सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन अगर मैं किसी लॉ प्रोफेशनल की बात करूं तो उनके लिए कितनी अच्छी बात है कि वो घर बैठे बैठे, जो लोग कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में, वो देख सकते हैं, वो सीख सकते हैं कि कोर्ट में कैसे बोला जाता है। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर देम ऑल्सो, फॉर लॉ फ्रेटर्निटी ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो था नया ड्राफ्ट रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, जो अभी रिसेंटली कोर्ट ने इसको कहा गया कि उसके लिए रूल्स बनाओ कि कैसे हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अब दूसरी है AICT। ये क्या है? ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसने क्या बोला है, इस पर्टिकुलर काउंसिल ने, ये जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये क्या बोल रहे हैं कि अब मैथ्स और फिजिक्स जरूरी नहीं है 12th में कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है। ठीक है, कि अभी तक हम जानते हैं कि अगर किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जरूरी है, इसके बिना आप इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी बॉडी ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने क्या बोला है कि मैथ्स और फिजिक्स 12th में आपने पढ़ी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है फॉर इंजीनियरिंग। लेकिन उन्होंने ब्रांचेस बताई हैं कि कौन कौन से ब्रांचेस हैं जहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी भी ब्रांच में जरूरत नहीं है, there are certain branches। तो दिस ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने बोला कि जो फिजिक्स है और जो मैथ्स की जो सब्जेक्ट्स हैं वो 12th में जरूरी नहीं है फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स।
कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए, या फिर आप जब इंजीनियरिंग करने जाते हो तो कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए जरूरी नहीं है, वो है आपकी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी। अगर इस तरीके की स्ट्रीम्स हैं तो उसमें अगर आपने 12th में मैथ्स या फिजिक्स नहीं लिए तो वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए इन्होंने ब्रिज कोर्सेज बना दिए। तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपसे वो ये ब्रिज कोर्सेज करा लेंगे। तो इसीलिए अब इन्होंने थोड़ा वाइडन किया है स्कोप किसका, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का और बायोटेक्नोलॉजी का, कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है फिजिक्स या मैथ्स वो भी इस तरीके की इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब बस उन्हें कॉलेज में जाके क्या करना होगा, कॉलेज में जाके उन्हें एक ब्रिज कोर्स है वो लेना होगा, उसे पास करना होगा। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आपने बायो ले रखी है, ठीक है, आपके पास मैथ्स नहीं थी, आपने पीसीबी ले रखी थी, फिर भी आप बैठ सकते हो किसके लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि उसके लिए मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है, ना ही फिजिक्स की कोई जरूरत है। आप आराम से अपना ब्रिज कोर्स करो और बैठो। तो उन्होंने स्कोप क्या है वाइड कर दिया, और जिन लोगों को फिजिक्स और मैथ्स नहीं पसंद थी वो भी आराम से ये कर सकते हैं। तो ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि मैथ्स और फिजिक्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। और ये जो नया रूल बना ये अब कब से एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा आपके इसी एकेडमिक ईयर से 2021 से 22 तक, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई 10+2 है 12th के, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इंजीनियरिंग में बैठना है तो 12th में किन्हीं 5 सब्जेक्ट से पढ़े हुए आपने पास करना चाहिए। वो 5 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, फिजिक्स हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, मैथ्स हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है एंड आईटी, ठीक है, आपका कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ठीक है, कोई टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इतने सारे आपके बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो सकती है, बिजनेस स्टडीज हो सकती है। तो इसमें से आप कोई भी 5 सब्जेक्ट से अगर आपने अपनी 12th पास की है विद, फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 45% एंड फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी इट इज 40%, अगर आपने पास कर लिया है तो आप इंजीनियरिंग के एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है। और मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर नॉट, विल नॉट बी कंपल्सरी फॉर क्लास 12। अगर आप कौन सी स्ट्रीम्स में जाना चाह रहे हो, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में और बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उन्होंने ब्रिज कोर्सेज लेकर आए हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और वो उस ब्रिज कोर्स में ही ये सब कुछ जो है पढ़ा देंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? 2 चीजें पढ़ चुके हैं अभी तक। पहली चीजें पढ़ी कि अब जो कोर्ट्स हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स की, मतलब कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। देयर विल बी अ साइट, वेबसाइट, जहां पे हम कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है वो देख सकते हैं। बस इसके रूल्स बनाए गए हैं, रूल्स में उन्होंने थोड़ी बातें ये बोली गई हैं कि अगर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से या बच्चों के अगेंस्ट हुए किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड है तो उस तरीके की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं होंगी, उस तरीके की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्ट्रीम नहीं होंगी लाइव स्ट्रीम में, बाकी सब होंगी। और लाइव स्ट्रीमिंग के समय भी अगर कहीं पे भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है जो किसी भी पर्सन की प्रिवेसी से रिलेटेड है तो उसी समय वो स्ट्रीमिंग कुछ टाइम के लिए रोकी जा सकती है। और ये सब पावर किसके पास होगी, वो रिमोट होगा। वो रिमोट किसके पास होगा, जो जज होगा उसके पास होगा कि वो उसी समय रोक सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी हैं, पहले तो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और दूसरा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कहा कि physics, maths, and this chemistry is not at all compulsory in 12th for streams such as textile engineering, agriculture और biotechnology. इनके लिए जरूरी नहीं है. I hope it is clear for to everyone. Recently, जम्मू एंड कश्मीर में अक्टूबर 2020 को जो आपकी चीफ जस्टिस गीता मित्तल है उन्होंने इनॉग्रेट किया पहला फैमिली कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में। अगर हम फैमिली कोर्ट की बात करें तो क्या है फैमिली कोर्ट? फैमिली कोर्ट जो है बेसिकली वो डील करता है
ठीक है। फैमिली कोड जो है वो क्या बताता है हमें, फैमिली कोड किस चीज से डील करता है, हमारे पर्सनल जो रिलेशंस हैं, जैसे कि आपके किसी को डिवोर्स देना है या सक्सेशन का है कोई, कि भाई मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा होना है, डिवोर्स का, मैरिज का, ठीक है, जो आपके पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, उससे फैमिली कोड डील करता है। मोस्टली इट इज रिलेटेड टू योर डिवोर्स, ठीक है, या फिर आपने शादी की है उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है फैमिली कोर्ट में, तो इस तरीके की सारी बातें, सारी चीजें किससे डील होती है, फैमिली कोर्ट से डील करती हैं। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में एक भी फैमिली कोर्ट नहीं था। चीफ जस्टिस गीता मित्तल, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है गीता मित्तल, उन्होंने इनॉग्रेट किया क्या, जम्मू एंड कश्मीर का पहला फैमिली कोर्ट। कहाँ पे, श्रीनगर के अंदर। और कब किया, अक्टूबर 2020 में। सी हम जो क्लैट 2021 को टारगेट कर रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, सब 12th में है अभी, आप सब लोग 12th में हो कि 11th में हो, 12th पास, ओके। 12th अभी किया आकांक्ष, लास्ट ईयर, आदर्श एंड विवेक, both of you are also from 12th, okay, and Vivek, you are also from 12th, okay। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता चले गया होगा कि आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होने वाले हैं, सो यू हैव गॉट दिस वेरी क्रूशियल टाइम। अब अगर हम क्लैट 2021 को टारगेट कर रहे हैं, तो क्लैट में मान के चलिए कि अक्टूबर से लेके अभी जब तक आप लोगों का एग्जाम हो नहीं जाता है, ठीक है, तब तक की हमें सारी जीके जो है कवर करनी है। मैं जितना हो सकता है सब निकाल निकाल के आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। आप लोग भी ट्राई करिए कि अक्टूबर 2020 से जो भी न्यूज है या जो भी केसेस हुए मेजर, उनको डील करें और उनसे पढ़ें। अभी के लिए पुराना ना देखें तो डेली का न्यूज़पेपर देखें, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत होगा, ठीक है। अभी एग्जाम की डेट आप लोगों की आई नहीं है, ठीक है, तो वो सब देखें। तो हम टारगेट कर रहे हैं अक्टूबर 2020 से लेके अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जीके, जो जीके के लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही नहीं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट, जीके जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लीगल जीके के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब जैसे यही आ गया, ठीक है, तो पहली बात हो सकता है कि कहाँ पे अभी रिसेंटली पहला फैमिली कोर्ट इनॉग्रेट हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका, किस स्टेट में पहला फैमिली कोर्ट अभी आया है, वो हो गया जम्मू एंड कश्मीर। या फिर हो सकता है किसने पहला जम्मू एंड कश्मीर का पहला फैमिली कोर्ट इनॉग्रेट किया, तो वो हो गई गीता मित्तल। कब हुआ, वो हुआ अक्टूबर 2020 में। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चंस घुमा फिरा के आप सोच सकते हो जो बन सकता है कोई क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दी सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट एक्ट। इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें बोला गया है कि ये बेसिकली ये जो एक्ट है वो डील करता है कि जिसमें जो सैलरी है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। 30% सैलरी कट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी एमपीज, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर तक इंक्लूडेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडेड है, और ये किस लिए लाया गया था, फॉर द ईयर 2020 to 21, क्योंकि उस समय पेंडेमिक आया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक्ट जो है वो लाया और कहा कि देयर विल बी 30% सैलरी कट in that will be applicable to all the MPs, prime ministers and council of minister, ठीक है। और ये जो 30% वाला कट है वो किस पे एप्लीकेबल होगा, मतलब किस और किन किन ने माना, आपके प्रेसिडेंट ने माना, वाइस प्रेसिडेंट ने माना, और स्टेट गवर्नर से भी माना कि हम भी अपनी सैलरी में से 30% कट के लिए तैयार है। एंड ये जो कट है वो सिर्फ सैलरी से ही होगा, ठीक है, सिर्फ सैलरी से ही नहीं होगा, बट जो आपका द अमेंडमेंट वो ओनली कट एमपी सैलरी, ठीक है, जो अलाउंसेस हैं या फिर जो पेंशंस मिल रही है एक्स एमपीज को, उसमें कोई कट नहीं होगा, उसमें 30% कट नहीं होगा,
ठीक है। और ये बिल किस किस को रिप्लेस कर रहा है? इट रिप्लेसेस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स ऑर्डिनेंस 2020, क्योंकि ये बढ़ा देते हैं घटा देते हैं। देखो सैलरी बढ़ाना घटाना किसकी, ये सब एमपीज की, वो किसके हाथ में होता है? पार्लियामेंट के हाथ में होता है। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कितनी सैलरी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। तो उसी लिए उन्होंने ये एक्ट बनाया, अमेंडमेंट किया और उसमें लाए कि देयर विल बी ए 30% कट। रिसेंटली कोर्ट ने कहा है आदर्श वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसके अंदर पूरा जुडिशियल रिव्यू किया है। ठीक है, जुडिशरी ने, और उसी वजह से कोर्ट ने भी इंस्टेंस लिया है कि वैक्सीन जो है वो, तभी तो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए थे उन्होंने बोला था कि अब ये जो सारी पावर है ये किसके पास चली गई है? सेंटर के पास चली गई है। इनिशियली जब ये कहा गया था सेंटर ने कि सेंटर का कुछ भी नहीं है, हमने स्टेट को पावर डेलीगेट कर लिया, स्टेट अपना देखे, अपना सेपरेटली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर आपका कोवैक्सीन, इनसे जाके देखे कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं। लेकिन कोर्ट ने देखा, कोर्ट ने समझा कि सेंटर अपनी पावर ऐसे डेलीगेट नहीं कर सकता है, पूरा उन्होंने रिव्यू किया और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहा, तो सेंटर ने बनाया। पूरा ऐसा लॉ नहीं बना हुआ है कोई, अभी लॉ नहीं बना है इस पे। जजेस ने जो पिटिशंस फाइल हुई थी उस पे, केसेस पे अपने अपने वर्डिक्ट्स दिए और उसी वर्डिक्ट्स ने कन्विंस किया है सेंटर को कि वो इस तरीके की पॉलिसी बनाए जहां पे उन्होंने सब कुछ अपने अंदर अपने हाथ में लिया। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, वैक्सीन की बात अगर मैं करूं तो एक चीज ध्यान रखो, वैक्सीन अपने पास अभी कितनी वैक्सीन है? करेंटली 2 वैक्सीन है। ठीक है, कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ठीक है, इट इज नॉट मेड इन इंडिया। कोविशील्ड जो है इट इज नॉट मेड इन इंडिया। वो एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांसमिट के लिए उन्होंने लिया है कि ठीक है हम यहाँ बना सकते हैं। इंडिया में वो सिर्फ बन रही है, इंडिया ने नहीं बनाई है। ठीक है, इंडिया ने खुद ने नहीं बनाई है। वो टेक्नोलॉजी जो बन रही थी एस्ट्राजेनेका जो यूके से उन्होंने लिया पूरा, ठीक है, वो एस्ट्राजेनेका जो है वो है, हमने इंडिया में उसका नाम कोविशील्ड रख दिया है। इंडिया में नहीं बनाई है, ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से उन्होंने समझा है कि भाई ठीक है अच्छा इससे बन रहा है तो वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बना रहे हैं। दिस इज नॉट मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया सिर्फ एक वैक्सीन है, दैट इज कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, ये लीगल में आए ना है, तुम्हारे जनरल नॉलेज वाले पोर्शन में आ सकती है। ठीक है, तो इंडिया में कौन सी बन रही है जो इंडिया से ओरिजिन है? वो है आपकी कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है। और तीसरी जो आ रही है स्पुतनिक, वो रशिया की है। वो उनका सारा याद रखना है, जमाइला इंस्टीट्यूट है उन्होंने पूरी बनाई है। ठीक है, तो वो सब चीजें याद रखना। अभी इस समय हाल फिलहाल इंडिया में 2 अवेलेबल है, तीसरी आएगी स्पुतनिक। कौन सा वैक्सीन इफेक्टिव है बेटा? अभी ये चीज तो मैं क्या बताऊं तुमको, बड़े बड़े लोग नहीं बता पा रहे। मोस्टली अगर हम न्यूज की बात माने तो कोवैक्सीन इज मोर इफेक्टिव राइट नाउ। ठीक है, स्पुतनिक का डेटा इंडिया से रिलेटेड हमारे पास इस समय अवेलेबल नहीं है। रशिया की देखें, अगर हम ये चीज समझें, तीनों की जो मेकिंग है वो अलग अलग है। कोवैक्सीन जो है वो एक मरे हुए वैक्सीन से, पूरे वैक्सीन से बनी हुई है। कोविशील्ड उस पर्टिकुलर वायरस के किसी एक पार्ट से बनी हुई है, इसीलिए उसे अभी कम समझा जा रहा है। क्योंकि बाहर भी, आउट ऑफ इंडिया भी जो एस्ट्राजेनेका है उसका इतना इफेक्ट नहीं देखा जा रहा है। इट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव, स्पेशली ऑन इंडियन वेरिएंट। ठीक है, और स्पुतनिक तो अभी लगनी चालू नहीं हुई है। स्पुतनिक तो ऑल टुगेदर अलग तरीके से बनी हुई है। इसमें कोविड जो कोविड-19 जो वायरस है उसे मरे हुए फॉर्म में लिया गया है, जबकि स्पुतनिक जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है। ठीक है, उसमें किसी चिंपांजी से लिया गया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो वो अलग है, तीनों अलग है। कोविशील्ड का जहां आउट ऑफ इंडिया वगैरह से थोड़ा सुनने में आ रहा है, तो इस समय अकॉर्डिंग टू द न्यूज एंड एवरीथिंग कोवैक्सीन इज बेटर एंड स्पुतनिक इज बेटर। बाकी इट्स ऑल योर चॉइस। अभी किसी के पास भी पूरा डेटा नहीं है, वी कैन नॉट conclude that which one is better, which one is not। रोज वो न्यूज में कोई नई चीज आती है, दे गिव देयर ओन कि नहीं नहीं अब डेटा अवेलेबल है, डेटा नहीं है। कोवैक्सीन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि
data is not available, full data is not available, plus WHO is not recognizing, giving recognition to कोवैक्सीन. उन्होंने स्पुतनिक हुआ कोविशील्ड को तो रिकॉग्निशन दी है, लेकिन इस समय कोवैक्सीन को नहीं दी है. दो मिल जाएगी, दे हैव आस्क्ड देम टू सबमिट द फुल पेपर्स, मिल जाएगी, बट इस समय तक उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिली हुई है. ठीक है, तो I am not the correct person to ask this which one is better. I can only give you the information which is available to me. Okay, यहाँ तक clear है सबको? So now we will be talking about what are the schemes, what are the different schemes which are launched by government. ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली काफी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, वो क्या क्या है, हमें जो डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए. जैसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है क्या, एन इनिशिएटिव दैट इज रीडिंग मिशन हरियाणा. ठीक है, ये क्यों लॉन्च हुआ है, ये इसलिए लॉन्च हुआ है ताकि वो एनकरेज कर सकें लोगों में रीडिंग हैबिट. ठीक है, अमंग दी यंग स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट की पढ़ना चाहिए. ठीक है, एंड यूनियन मिनिस्टर और ऑफ एचआरटी उन्होंने भी लॉन्च किया स्कूल हेल्थ एंड दिस रीडिंग मिशन हरियाणा ने लॉन्च किया. तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इनिशियली अभी रिसेंटली जो है वो रीडिंग मिशन जो है वो लॉन्च किया है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है आपसे, डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट ने किया, तो आपका आंसर होगा हरियाणा. वो ऐसे पूछ लेंगे दैट विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द रीडिंग मिशन इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स. तो उसमें 4 स्टेट्स के नाम देख के पूछ सकते हैं आपको, एंड द करेक्ट आंसर विल बी हरियाणा. ठीक है, और ये जो स्कीम थी, ठीक है, ये इट इज ऑन द लाइंस ऑफ रीडिंग मिशन 2022. ठीक है, जो विच विल बी लॉन्च बाय सेंट्रल, जिसके लिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई द स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम. कौन सी स्कीम के अंदर आपका स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है, वो है आयुष्मान भारत. ठीक है, उसमें क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में वो कि 2 टीचर्स जो हैं वो हर स्कूल में उन्हें डेजिग्नेट किया कर सके अवेयरनेस. ठीक है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सके अबाउट दी हेल्थ इश्यूज. और ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट होगा 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इनिशियली एंड विल बी लिंक्ड विद अदर गवर्नमेंट स्कीम्स. ठीक है, वो अदर गवर्नमेंट स्कीम्स में भी होगा. बेसिकली हमें क्या याद करना है कि एक स्कीम चालू हुई है, उस स्कीम का उसमें क्या है कि स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर इनिशिएटिव, कि स्कूल में हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर है द स्कीम ऑफ आयुष्मान भारत. ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट इसमें, ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी मनरेगा का डेटा देखा पूरा कि क्या हो रहा है. मनरेगा जो है वो क्या है, वो बेसिकली रूरल एरिया में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, जो अनस्किल्ड लोग हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है कि कौन काम करते हैं, कितना उन्हें काम दिया जा रहा है. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वो करेगी. मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, ये मनरेगा है. ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने निकाला, उन्होंने पूरी डिटेल्स देखी, तो इट वाज फाउंड दैट एज पर द रीसेंट डेटा ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर जो मनरेगा के अंदर हुआ ड्यूरिंग 2017 to 18 एंड टू 19 to 20, वो कितना पाया गया है, इट इज 1.83 लाख करोड़. ठीक है, जबकि अगर हम और पुराने सालों से देखें, 2011 का देखें या 2014 का देखें, तब द एक्सपेंडिचर इन मनरेगा वाज ऑलमोस्ट डबल्ड टू रुपीज 1.3 लाख करोड़. ठीक है, क्योंकि पहले कितना था सिर्फ 92,483, अब राइट नाउ करेंटली इट इज डबल. ठीक है, क्योंकि मनरेगा में भी स्कीम्स वगैरह आई कि ज्यादा से ज्यादा काम दो,
बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो ये इसके अंदर आया। तो इसके अंदर what they can ask, how the question can come कि as per the recent data from the government, what is the expenditure under Manrega Act during 2017 to 18 and to 2019 to 20? So the correct answer will be 1.83 lakh crore. ठीक है, तो ये था आपके इसका। अब नेक्स्ट स्कीम क्या है? नेक्स्ट स्कीम है ICDS। क्या है ये ICDS? ठीक है, ICDS इज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि किसने डेवलप की है? इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कौन सी स्कीम में? पोषण अभियान में। ठीक है, ये पोषण अभियान आपको याद रखने वाली चीज है, इसे याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है? इट इज, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस प्रोग्राम व्हाई इट हैज बीन लॉन्च, ताकि वो जो टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स, ठीक है, जो चिल्ड्रन है या प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग मतलब फीडिंग मदर्स हैं, उनको क्या हो? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत न्यूट्रिशन की जरूरत है। इंडिया का अंडर न्यूट्रिशन इंडेक्स हम जानते हैं, यहाँ पे कितनी मौत होती है भूखमरी से। तो ये अभियान इसलिए चालू हुआ है ताकि लोगों को, बच्चों को, मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को, फीडिंग मदर्स को अच्छे से प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। रिसेंटली अभी इसके न्यूज में क्यों आई थी ये? इट वाज इन न्यूज क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टेट्स के द्वारा। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्या है? स्मार्टफोन्स दे रही हैं। ठीक है, फॉर ICDS, दैट इज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी स्कीम्स, जिसके अंदर हमने ICDS वाली स्कीम जो है अभी अभी पूरी डिस्कस की। आई होप दैट इज क्लियर। नाउ रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है ग्रीन नेशनल हाईवे। जो ये पूरा प्रोग्राम है ये है क्या? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, एक ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कैबिनेट ने अप्रूव किया है 780 किलोमीटर ऑफ ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट क्या है? 7,660 करोड़। ठीक है, और जो इंक्लूड करता है अपग्रेडेशन ऑफ वेरियस नेशनल हाईवेज 4 स्टेट्स में। कौन कौन से हैं वो 4 स्टेट्स? आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये पूरा 780 किलोमीटर के उसके ऊपर ये ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, जिसकी कॉस्ट है आपकी 7,600, और ये 4 स्टेट्स के अंदर फोकस कर रहा है। क्या क्या है वो? आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इनका एम क्या है? व्हाट इज द एम बिहाइंड? द एम ऑफ दिस ग्रीन हाईवे पॉलिसी इज टू प्रमोट ग्रीनिंग ऑफ हाईवे। ठीक है, जो भी कॉरिडोर से अगर आप हाईवेज पे चलोगे तो साइड में आपका चल रहा होता है खूब सारे हमें पौधे, बहुत जगह दिख रहे होते हैं कि पौधे हैं वो हैं, कई जगह नहीं भी दिख रहे होते, बिल्कुल वो जमीन बंजर दिख रही होती है। तो इसका एम क्या है? टू प्रमोट ग्रीनरी ऑफ हाईवे कॉरिडोर्स। ठीक है, विद इसमें क्या होगा? विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी, की कम्युनिटी भी इसके अंदर आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। सो 1% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑल हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसे सेट असाइड रखा जाएगा फॉर हाईवे प्लांटेशन एंड इट्स मेंटेनेंस। तो ये है आप लोगों का इसका पूरा कैबिनेट ने जो रिसेंटली ये पूरा ग्रीन नेशनल हाईवे का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, दूसरा है भूमि राशि पोर्टल। नाउ व्हाट इज दिस स्कीम अबाउट? जो भूमि राशि पोर्टल है आपका, ठीक है, जो काफी दिनों से न्यूज में थी, इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली इट इज अ लैंड एक्विजिशन पोर्टल। ठीक है, जो कि लॉन्च कब हुई थी? मार्च 2018 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? इसके अंदर दैट द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर नेशनल हाईवेज जो है वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है,
उसे इंक्रीज किया गया कि ज्यादा से ज्यादा जो लैंड एक्विजिशन है वो हो चुके, एंड दिस एक्विजिशन प्रोसेस शुड बी मेड एरर फ्री, ठीक है, ताकि हम इसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर सकें, सो दैट इट हैज बीन इंटीग्रेटेड विद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सब चीजें उन्होंने चालू किया है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्कीम की, जिसके बारे में आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे, दैट इज द स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड economic package to the poor to fight this pandemic, to fight this coronavirus pandemic। और वो स्कीम का क्या नाम है? उस स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण स्कीम। इस स्कीम में क्या है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो है वो इकोनॉमिक पैकेज उन्होंने प्रोवाइड किया कि भाई पैसे प्रोवाइड किया जाएंगे, ठीक है। तो ये जो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस की थी, एंड 1.7 लाख करोड़ economic package for the poor was granted to, so that they can fight, so that they can go through with this pandemic, ठीक है, वो इस pandemic से निकल सके, जा सके। and next scheme is yours, ठीक है, ये पूरा उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज चालू किया था। नेक्स्ट इज द एयर ब्रिज। ये जो स्कीम है वो नई चालू हुई है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? लाइफ लाइन उड़ान, ठीक है, लाइफ लाइन उड़ान उसका नाम है। अब इस पर्टिकुलर स्कीम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप अ कार्गो एयर ब्रिज, ठीक है, जो कि किसके बीच में हुआ है? बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये क्या होगा, जो एसेंशियल्स हैं, जो एसेंशियल क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज हैं, वो इधर से उधर जा सके, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक बहुत बार क्या हुआ, उनकी रोक दी गई कि सामान इधर से उधर ना जाए, ठीक है, पैसेंजर्स ना जाए, फ्लाइट्स बैन कर दी गई। लेकिन जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है जिनकी जरूरत थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्गो एयर ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में उन्होंने ये स्टैब्लिश की कि भाई जो भी एसेंशियल मेडिकल है, ठीक है, जो भी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है, हमने लोगों का आना जाना तो बैन कर दिया कि कोई आना नहीं चाहिए या कोई जाना नहीं चाहिए, ठीक है, कि कोई इंसान आ रहा है जा रहा है उसको बैन कर दिया। सुनते हैं ना, यूके ने अभी फ्लाइट्स बैन करनी है, 25 तारीख तक नहीं जा सकते, या चाइना ने बीच में बैन कर दी थी। आप लोगों को जाने जाने से रोक सकते हो, बट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड कंट्री, यहाँ जहाँ ग्लोबलाइजेशन है, सामान इधर से उधर जा रहा है, तो उसे आप कैसे रोकोगे? तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने जहाँ वो स्टैब्लिश किया कार्गो एयर ब्रिज। वो क्यों स्टैब्लिश किया? ताकि जो सामान है वो इधर से उधर जा सके, ठीक है, जो भी एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है, दैट कुड बी डन बिटवीन द टू कंट्रीज। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था, दिस इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द लाइफलाइन उड़ान इनिशिएटिव बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने ये चालू की थी। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बन सकता है कि कौन सी स्कीम के अंदर हुआ था, तो वो लाइफलाइन उड़ान हो जाएगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने चालू किया था, तो हो जाएगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। किस कंट्री के साथ ये चालू हुआ था कार्गो एयर ब्रिज, तो वो हो जाएगा विद चाइना। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चंस इस तरीके से बन सकते हैं। तो आप जब कुछ भी पढ़ते हो तो आप लोगों को ये एनालाइज करना चाहिए कि हम किस तरीके से उसे देखें और किस तरीके से उसे समझें। दूसरी है एक पोर्टल, दैट इज covid19.odisha.government.in। ये जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है किसने? उड़ीसा ने, फॉर टैकलिंग द क्राइसिस दैट इज फेस ड्यू टू कोविड-19। और इसके अंदर क्या कर रही है जो उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया था फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, ताकि वो रोक सकें किसके? कोविड-19 के स्प्रेड, ठीक है, क्योंकि 5 लाख जो थे माइग्रेंट वर्कर्स, दे वर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द स्टेट्स, ठीक है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा उन्हें एक्सपेक्टेड था कि वो अपने स्टेट्स में वापस जाएंगे। तो इसलिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये लॉन्च की थी, दैट इज covid19.odisha.gov.in, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। आई होप all these schemes are clear to all of you. In case of any problem, we can discuss it in the next class. So that's it for today. Thank you.